जब देश के विकास की बात करते हैं तो कई मुद्दे उसमें अहम होती हैं। हम कई क्षेत्रों की गिनती करते हैं, उन्हीं में से एक है मछली पालन। देश की सरकार इन दिनों मछली पालन और ख़ासतौर पर सी फूड एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी सजग है। इस बार बजट में भी इसको लेकर कई बड़े ऐलान हुए हैं। सी फूड एक्सपोर्ट की बात करें तो हम 2014-15 के मुकाबले अभी 2022-23 में डबल हो चुका है सी फूड एक्सपोर्ट। मछली उत्पादन भी इसी तरीके से उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सरकार ने फिर से इस बार बजट में आगे भी जारी रखने का ऐलान किया है। इसके अलावा भी कई तथ्य हैं जिसको लेकर हम मछली पालन के क्षेत्र में ये देख रहे हैं कि संभावनाएं काफ़ी हैं। वो कौन सी संभावनाएं हैं, आखिर कैसे 55 लाख रोजगार की बात सरकार कर रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भीमताल डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार पांडे। हम इनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मछली पालन के क्षेत्र में युवा क्यों आए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव जंक्शन में। मछली पालन के क्षेत्र में हम कहां तक पहुंचे हैं और आने वाले दिनों में संभावनाएं क्या-क्या हैं? धन्यवाद हिमांशु जी। सबसे पहले तो ये है कि जहाँ तक मछली पालन की संभावनाओं की बात है तो अपार संभावनाएं हैं, इसीलिए इसको सनराइज सेक्टर भी कहा गया है। और इसके लिए मैं आपको इतिहास में लेके जाने की कोशिश करूँगा। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1950 में अगर आप देखें तो हमारा कुल प्रोडक्शन जो था 0.75 मिलियन टन था। और उस 0.75 मिलियन टन में से 0.5 मिलियन टन समुद्री मछली उत्पादन था और सिर्फ 0.25 मिलियन टन जो है वो जो इनलैंड फिशरीज है, जो मतलब अंतर्देशीय मछली, उससे उत्पादन था। उससे अगर आप आज की तुलना करेंगे तो आज कुल उत्पादन बढ़ के करीब करीब 17.5 मिलियन टन हो गया है। और इस 17.5 मिलियन टन्स में 4 पॉइंट समथिंग इज कमिंग फ्रॉम द मैराइन सेक्टर, दैट इज समुद्री उत्पादन, और जबकि बाकी जो है इनलैंड सेक्टर से आ रहा है। तो जो स्थिति एकदम उलट गई, पहले समुद्री उत्पादन ज़्यादा हो रहा था और अंतर्देशीय उत्पादन कम हो रहा था। अब इधर क्या हो गया कि अंतरस्थलीय उत्पादन जो है करीब करीब 75-80% हो गया, जबकि वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हो रही है। और इस जो करीब करीब आपका समझिए कि मेजर जो हिस्सा है अंतर्देशीय मछली का, उसमें भी ज़्यादातर पैदावार एक्वाकल्चर के माध्यम से हो रही है, दैट इज जल कृषि के माध्यम से हो रही है। और ये जो प्रोडक्शन का लेवल है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका जो है क्षैतिज विकास हो रहा है एज वेल एज ऊर्ध्वाधर विकास भी हो रहा है, दोनों ही तरह के विकास हो रहे हैं। अगर कोई रोहू, कटला, मृगल की भी खेती करता है तो 1 हेक्टेयर में बड़े आराम से साइंटिफिक ढंग से अगर वो मछली पालन करता है तो कम से कम 5 टन मछली का उत्पादन हो जाएगा। और अगर 200 रुपया किलो भी हम मानते हैं कि अगर वो बिकती है मार्केट में, तो 5 टन का मतलब हो गया 10 लाख रुपए की मछली होगी। और अगर हम इसमें आधी भी लागत रख देते हैं तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए लागत लगेगी। नेट प्रॉफिट एक साल में 1 हेक्टेयर से 5 लाख रुपए का हो सकता है। तो करीब करीब 100% जो है आपकी प्रॉफिट है। कोई भी बिजनेस हो उसमें 100% प्रॉफिट कहीं नहीं, ज्यादातर बिजनेस जो है 10%, 20% मार्जिन पे होते हैं। मैं दूसरा उदाहरण आपको कोल्ड वाटर फिशरीज से देना चाहूंगा, जो कि हमारे डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है, जिसको हम की रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम कहते हैं। मतलब उसी पानी को हम बार बार घुमाते हैं। तो अभी तक जो ट्रेडिशनल वे में रेनबो ट्राउट का जो पालन हो रहा था तो उसको रेसवे के माध्यम से करते हैं। तो रेसवे क्या होता है कि एक तरह से नदी मान लीजिए कि सीमेंटेड टैंक बना दिया जाता है, पानी एक तरफ से अंदर आता है और दूसरी तरफ से लगातार निकलता रहता है, और उसमें मछली बीच में हम रख के उसका पालन करते हैं। तो उसमें था कि करीब करीब 1 किलो रेनबो ट्राउट पैदा करने के लिए 1 लाख लीटर पानी की आवश्यकता थी। जबकि रिसर्कुलेट एक्वाकल्चर सिस्टम जो हम लोगों ने डेवलप किया है तो उसमें 1000 लीटर में 1 किलो मछली पैदा की जा सकती है। और उसकी पैदावार की लागत करीब करीब 300 रुपए, 325 रुपए के करीब आ रही है।
जबकि मिनिमम रेट जो है वो 400 रुपए किलो, नहीं तो 600 रुपए किलो, और मैक्सिमम आप देखिए तो 1200, 1500, 2000 रुपए किलो तक भी बिक रही है, क्योंकि उसको एक तरह से डेलिकेसी बोलते हैं। और उसमें जो हम लोगों ने उत्पादकता प्राप्त की है वो आपकी करीब करीब 40 से 50 किलो पर स्क्वायर मीटर, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिली है। अब अगर आप समझने के लिए, आपको ये छोटे छोटे जगहों में किया जाता है, लेकिन अगर मैं आपको समझने, क्योंकि हम ज्यादातर बात प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ के टर्म्स में बात करते हैं, चाहे गेहूं की पैदावार हो, चाहे रोहू कतला मृगल की बात हो, तो अगर आप 1 हेक्टेयर जलीय क्षेत्र हो और उसको अगर उसमें आप मल्टीप्लाई करके देखें तो करीब करीब ये 400 टन मछली पालन प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर हो रहा है। और 400 टन जो हुआ, अगर आप 600 रुपए किलो भी बेचते हैं तो करीब करीब 24 करोड़ रुपए की मछली होगी। 24 करोड़ में से मैं तो कहता हूं कि आप चाहे 10 करोड़, इवन 14 करोड़ रुपए भी अगर आप लागत मान लेते हैं तो 10 करोड़ रुपए की प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बिजनेस ऐसा है जिसमें कि आप इस तरह के प्रॉफिट को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें अपार संभावनाएं हैं कि जितने भी ये स्पेशली जो रिसर्कुलेट एक्वाकल्चर सिस्टम है, पहाड़ों के लिए बड़ा ही उपयोगी है, क्योंकि पहाड़ों में समतल जमीन बहुत कम होती है, लोगों के छोटी छोटी जमीनें होती हैं, छोटे छोटे काश्तकार होते हैं, उबड़ खाबड़ जमीन होती है। तो वहां पे अगर हम ये कंट्रोल्ड कंडीशन में करते हैं तो इससे काफी लोगों को जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए, और इतना ही नहीं, जो हमारा माल न्यूट्रिशन की समस्या वो भी काफी हद तक जो है खत्म हो जाएगी। तो इस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं कि इसको गांव तक लेके जाएं। पानी की चुनौती के बीच में मछली पालन कैसे संभव है? ये केवल पहाड़ी इलाकों के लिए हम नहीं पूछ रहे, मैदानी इलाकों में भी पूछ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे खेती के लिए भी, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में मछली पालन के लिए जहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, वो कैसे पॉसिबल होगा? और इस क्षेत्र में बतौर वैज्ञानिक, और आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, वैज्ञानिक इस क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं और कितना सफलता हासिल कर चुके हैं? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, चूंकि वाटर स्कैर्सिटी जो है ऑलरेडी है और आने वाले समय में और ज्यादा विकट समस्या होने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि फिर मछली पालन के लिए पानी कहाँ से आएगा, जैसा आपका प्रश्न जो मैंने समझा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो इसके बड़े अच्छे और सस्ते उपाय हैं। एक तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो रिसर्कुलेट एक्वाकल्चर सिस्टम है, जहाँ पे कि 1000 लीटर पानी रेशवे में लगता था 1 किलो ट्राउट पैदा करने के लिए, तो हमारे वैज्ञानिकों ने उसको रिसर्कुलेट एक्वाकल्चर सिस्टम के माध्यम से रिड्यूस करके 1000 लीटर में 1 किलो रेनबो ट्राउट पैदा कर सकते। एक तो ये हो गया। अब इसको अगर आप चावल की पैदावार से तुलना करेंगे तो शायद आपको जान के हैरानी होगी कि 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 5000 लीटर के आसपास पानी लगता है। ठीक है, और चावल किस रेट पे बिकता है वो भी आपको पता है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? ये तो कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन से समस्या का समाधान नहीं होता है। तो इसका समाधान ये है कि जहां भी किसानों की जमीन है और जहां भी संभव हो, हर एक खेत के बीच में एक छोटा सा जलकुंड बनाया जाए। उस जलकुंड में जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा किया जाए। उससे क्या होगा कि एक तो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज होगा, तो जो जल स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है वो ऊपर आएगा। उस पानी को हम, जो हमारे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, जौ हो, जिस भी तरह के हम अनाज पैदा करते हैं उसमें सिंचाई के भी काम में ला सकते हैं। और उस जल कुंड को मछली पालन के लिए उपयोग किया जाए। इससे जो है एक तो आपका जमीनी स्तर पे जो पानी है वो रिचार्ज होगा, मछली पालन होगा तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। उतना ही नहीं, जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है, क्योंकि आज भी आपको पता है कि भारत एक खाद्य के क्षेत्र में साधन संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जहां तक पोषक तत्वों की मात्रा है या बैलेंस डाइट की मात्रा है
या न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी तो हमने अचीव कर ली है, बट जहाँ तक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात है अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग खाना खाते हैं बैलेंस डाइट सबको नहीं मिल रहा है, प्रोटीन रिच डाइट बच्चों को चाहिए नहीं मिल रही है, इसीलिए तमाम माल न्यूट्रिशन के जो बच्चे हमारे पास पाए जाते हैं। जबकि मछली जो है वो प्रोटीन रिच है। इतना ही नहीं, मछली को अगर आप देखेंगे तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जो कि हमारे बुद्धि के विकास के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। सर एक यहाँ पे मछली पहाड़ी इलाकों में खासतौर पे गोल्डन महासीर पाई जाती थी बहुत पहले, अब एक तरीके से विलुप्ति के कगार पे। इस तरीके से और भी मछलियाँ हैं जो खासतौर पे पहाड़ी इलाकों में पहले बहुत प्रचलित हुआ करती थी, लेकिन या तो अब बहुत कम हो गई हैं या फिर विलुप्त हो गई हैं। तो इसको लेकर कुछ कर रहे हैं क्या आप लोग? एक्चुअली विलुप्त तो नहीं हो गई है, लेकिन हाँ ये जो जैसे मैंने IUCN का नाम लिया, तो IUCN के हिसाब से ये थ्रेटन्ड है, ठीक है, मतलब इसका ये इस कगार पे थी कि विलुप्त हो सकती हैं। लेकिन इस क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, तो हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी इसकी जो है हैचरी सीड प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी डेवलप कर ली है यहीं भीमताल में ही। और अभी सिर्फ न सीड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी डेवलप की है, एक्चुअली ये था कि ये सिर्फ मानसून के सीजन में ब्रीड करती थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इस तरह की तकनीक डेवलप कर ली है कि वो पूरे के पूरे साल जो है इसका हम जो है सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर जैसा कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम ही है कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च, तो ये स्वाभाविक है हिमालयन रेंज को आप लोग कवर करते होंगे, तो हिमालयन रेंज के क्षेत्र में आप क्या क्या नया करने जा रहे हैं और कब तक वो धरातल पे हमें दिखने लगेगा? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। स्वाभाविक है कि जैसा हमारे नाम से ही पता लग रहा है, तो हमारा ज़्यादातर काम जो है वो हिमालयन क्षेत्र में ही कर रहे हैं, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और जो है पूर्वी हिमालय में। अब अगर मैं पश्चिमी हिमालय से शुरू करूं अपनी बात को, तो लद्दाख जो इतनी ऊंचाई पे है, वहाँ पे ज़्यादातर बारिश भी नहीं होती। जो पानी है या तो वो जो ग्लेशियर से, स्नो से मेल्ट होके आता है उसको यूज करते हैं, तो वहाँ पे रेनबो ट्राउट के कल्चर की अपार संभावना है। और अभी तक क्या हो रहा था कि लद्दाख में जो मछली का बीज है रेनबो ट्राउट का, वो या तो श्रीनगर से जाता था, तो उस क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्कुलेटिव एक्वाकल्चर सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी की कमी है, तो उसी पानी को हम घुमाते हुए सीड प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी हमने लेह में डेवलप की है। इतना ही नहीं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं सुदूर कारगिल में जाके, जो हमारे किसान भाई हैं जो कि ट्राइबल हैं उसमें से तमाम लोग, उनके लिए जो है हमने वहाँ पे भी हैचरी इस्टेब्लिश की है, जिससे कि सीड प्रोडक्शन वहाँ होने लगा है। तो आपने सुना कैसे प्रोफेसर प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि किस तरीके से मछली पालन के क्षेत्र में न सिर्फ हिमालयन रेंज में बल्कि पूरे देश में किस तरीके से काम हो रहा है और इसका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। खास तौर पे हमारे जो युवा हैं जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये एक सेक्टर ऐसा है जो जिसमें अपार संभावनाएं हैं। न सिर्फ वो अपने रोजगार को इसमें हासिल कर सकते हैं, बल्कि आर्थिक स्थिति को अन्य माध्यमों के बजाय कहीं ज्यादा इसे मजबूत कर सकते हैं। ऐसे ही रिपोर्ट्स और ग्राउंड स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।